नमस्कार। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के जीवन और समय की गहराई में उतर रहे हैं जिन्होंने अपने लोगों के इतिहास पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी। सार सिंह तिरोन। जी, जिन्हें लांगकुंग हाबे के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो उनके जीवन के अलग अलग पड़ावों को दिखाते हैं, उनकी चुनौतियां, उनकी सफलताएं। और ये हमें असम के कार्बी इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय की झलक भी देते हैं। सही कहा। हमारा मकसद सिर्फ तथ्यों को दोहराना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक साधारण ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले व्यक्ति ने कार्बी समुदाय को संगठित करने में इतनी अहम भूमिका निभाई, कार्बी आदोरबार जैसे संगठन की नींव रखी और अपने लोगों के लिए राजनीतिक पहचान हासिल करने में मदद की। बिल्कुल। उनकी जो उपाधि है लांगकुंग हाबे, वो अपने आप में कहानी कहती है, और कार्बी आदोरबार की स्थापना वो उस दौर की जरूरतें दिखाता है। जी, तो चलिए शुरू करते हैं इसे समझना। हाँ, सबसे पहले उनके शुरुआती जीवन को देखते हैं। सार सिंह तिरोन का जन्म हुआ था 7 फरवरी 1898 को। जी। उनके पिता थे सरमेन तिरोन और माँ कापे बेबी। उनका जन्म और शुरुआती परवरिश आज के पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले में हुई। हाँ, असम का हिस्सा, रोंगखांग क्षेत्र में, लांगचिंग बार के पास। बिल्कुल। और वो ऐसा दौर था जब ये इलाका काफी हद तक मुख्य धारा से कटा हुआ था। सही बात है। बाद में उनका परिवार हुंगक्राम गांव में बस गया, वोठाट लांगसो के पास। और ये गांव कार्बी लांगपी नदी के किनारे था। हाँ, जिसे बोरपानी नदी भी कहते हैं। और ये जगह आगे चलकर उनकी पहचान से जुड़ गई। हाँ, और यहीं से उनकी वो प्रसिद्ध उपाधि लांगकुंग हाबे जुड़ी है। लेकिन उससे पहले ये जानना भी दिलचस्प है कि उन्हें हाबे की उपाधि मिली कैसे। अच्छा। जी, ये उपाधि उन्हें उस समय के पारंपरिक कार्बी शासक, जिन्हें लिंदोकपो या कार्बी राजा कहते थे, उन्होंने दी थी। तो ये हाबे क्या होता था? कोई पदवी? हाँ, एक तरह से राजा के प्रतिनिधि या कह सकते हैं स्थानीय प्रशासक का पद था ये। सार सिंह तिरोन को ये जिम्मेदारी होंगक्राम क्षेत्र के लिए मिली थी। होंगक्राम क्षेत्र? जी, जिसे उस समय उमलारोंग रोंगहान कहते थे। उनका काम शायद राजा के आदेश लागू करना, छोटे मोटे झगड़े सुलझाना। अच्छा। और शायद टैक्स वगैरह जमा करने में मदद करना रहा होगा। ये दिखाता है कि पारंपरिक कार्बी समाज में भी शासन की एक संरचना थी। तो हाबे सिर्फ नाम नहीं, एक जिम्मेदारी थी। पर लांगकुंग हाबे नाम कैसे पड़ा? जैसा आपने बताया, वो कार्बी लांगपी नदी के किनारे रहते थे। हाँ। तो लांगकुंग का मतलब हो सकता है नदी का किनारा या तट। तो लांगकुंग हाबे मतलब नदी किनारे वाला हाबे। अच्छा, ये बात है। हाँ, हालांकि उन्हें कभी-कभी उनके इलाके के नाम पर रोंगहान हाबे कोंग भी कहते थे, पर लांगकुंग हाबे नाम ज्यादा चला। ये दिखाता है कि कैसे जगह और व्यक्ति की भूमिका मिलकर पहचान बनाते थे, और ये उपाधि उनके सम्मान का प्रतीक भी थी। ये वाकई दिलचस्प है। अब उनकी शिक्षा की बात करते हैं। ये थोड़ी हैरान करने वाली बात है उनके बाद के जीवन को देखते हुए। हाँ। सूत्रों के अनुसार उन्होंने असम के गोलाघाट क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में सिर्फ 3री कक्षा तक ही पढ़ाई की थी। बस 3री तक? हाँ। आज के समय में सोचना भी मुश्किल है कि इतनी कम औपचारिक शिक्षा से कोई इतना बड़ा नेता कैसे बन सकता है। ये बहुत अहम बात है। उनकी कम स्कूली शिक्षा और उनकी जो उपलब्धियां रहीं, उनके बीच का ये अंतर ही उन्हें खास बनाता है। सही। इससे पता चलता है कि नेतृत्व क्षमता या संगठन बनाने का कौशल ये सिर्फ औपचारिक शिक्षा से नहीं आते। हो सकता है उन्होंने जीवन के अनुभवों से सीखा हो, अपने समुदाय के बीच रहकर उनकी परेशानियां समझकर उनमें शायद लोगों को साथ लेकर चलने की एक कुदरती क्षमता रही होगी। हाँ, ये हो सकता है। उनकी जो जमीनी समझ थी वो शायद उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, किताबी ज्ञान से कहीं ज्यादा। बिल्कुल, जमीनी जुड़ाव। अच्छा, उनके निजी जीवन के बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं है, पर पता है कि उनका विवाह कारे इंग टिपी से हुआ था। जी, जो लांगचिंग बार की ही थी। हाँ। अब आते हैं उनके जीवन के उस मोड़ पर जिसने न सिर्फ उनकी बल्कि पूरे कार्बी समुदाय की दिशा बदली। कार्बी आदोरबार की स्थापना एक बहुत महत्वपूर्ण घटना। तारीख थी 3 मई 1940। जगह थी असम के नौगांव जिले का कोठालगुरी। हाँ, यहाँ कार्बी समुदाय के कुछ दूरदर्शी लोग इकट्ठा हुए। ये कोई सरकारी बैठक नहीं थी, समुदाय ने खुद पहल की थी। कहते हैं कि बैठक का मकसद था कार्बी समाज की जो अलग अलग समस्याएं थी उन पर बात करना। और समस्याएं थीं क्या उस वक्त? क्या मुख्य चिंताएं रही होंगी? ये एक अच्छा सवाल है। क्या लगता है आपको? देखिए, उस दौर में कार्बी समुदाय कई चुनौतियों से जूझ रहा था। आर्थिक पिछड़ापन तो था ही। हाँ। शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं,
इन सब की कमी थी। हाँ। फिर बाहरी लोगों का जमीनों पर कब्जा करने का डर भी था। अच्छा। अपनी खास संस्कृति, भाषा, उसे बचाने की चुनौती, और सबसे बड़ी बात, राजनीतिक स्तर पर उनकी कोई संगठित आवाज नहीं थी। अपनी बात रखने के लिए कोई मंच नहीं था। बिल्कुल। सरकार तक अपनी जरूरतें, अपने अधिकार कैसे पहुंचाएं? असम की राजनीति में उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम था। इन्हीं सब वजहों से एक साझा मंच की जरूरत महसूस हुई होगी। तो कोठालगुरी की बैठक इसी जरूरत का नतीजा थी? जी हाँ। काफी सोच विचार के बाद सबने मिलकर एक संगठन बनाने का फैसला किया। और नाम रखा गया कार्बी आदोरबार। हाँ, आदोरबार मतलब दरबार या सभा, यानी कार्बियों की सभा। इसका अंग्रेजी नाम भी रखा गया कार्बी नेशनल काउंसिल। नेशनल काउंसिल, ये नाम भी काफी कुछ कहता है। बिल्कुल, उनकी आकांक्षाओं को दर्शाता था। और इसी ऐतिहासिक बैठक में फिर नेतृत्व चुना गया। सार सिंह तेरोन यानी लांगकुंग हाबे जी, जिन्हें समुदाय में पहले से सम्मान हासिल था। उन्हें सर्वसम्मति से इस नए संगठन का पहला अध्यक्ष चुना गया। और उनके साथ महासचिव की जिम्मेदारी दी गई सैमसोंग सिंह इंगती को। वो उस समय के कुछ पढ़े लिखे कार्बी युवाओं में से थे, बीए पास थे। हाँ। उन्हें महासचिव चुना गया, तो ये अनुभव और शिक्षा का एक अच्छा मेल था। तो वो व्यक्ति जिसने सिर्फ तीसरी कक्षा तक पढ़ाई की थी, वो एक ऐसे संगठन का संस्थापक अध्यक्ष बना जो कार्बी इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ। बिल्कुल, ये उनकी नेतृत्व क्षमता और समुदाय में उनकी पहचान का सबूत है। सही। ये दिखाता है कि नेतृत्व जमीन से कैसे उभरता है, खासकर जब समुदाय को एक दिशा की जरूरत हो। कार्बी आदोरबार का बनना सिर्फ एक संगठन का बनना नहीं था। हाँ। ये कार्बी चेतना के संगठित होने की शुरुआत थी, और ये उस वक्त पूरे भारत में जो चल रहा था उसका भी हिस्सा था। मतलब जैसे दूसरे जातीय और आदिवासी समूह भी अपनी पहचान और अधिकारों के लिए एकजुट हो रहे थे। अच्छा, हाँ। अब कार्बी आदोरबार के अध्यक्ष बनने के बाद सार सिंह तेरोन और महासचिव सैमसोंग सिंह इंगती ने मिलकर काम शुरू किया। जी। उनके सामने अब साफ लक्ष्य थे। 2 मुख्य उद्देश्य बताए जाते हैं। एक तो कार्बी लोगों के लिए असम के अंदर ही एक अलग पहाड़ी जिला हासिल करना, जिससे उन्हें अपने मामलों में ज्यादा स्वायत्तता मिले। बिल्कुल। और दूसरा लक्ष्य था भारत की आजादी के लिए जो आंदोलन चल रहा था, खासकर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। हाँ। उसमें सक्रिय रूप से हिस्सा लेना। तो ये दोनों लक्ष्य, क्षेत्रीय स्वायत्तता और राष्ट्रीय स्वतंत्रता, इनको एक साथ लेकर चलना कितना मुश्किल रहा होगा? मुश्किल तो रहा होगा, लेकिन ये एक बहुत सोची समझी रणनीति थी। अच्छा, कैसे? देखिए, एक तरफ उन्हें ब्रिटिश सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होना था। हाँ। और दूसरी तरफ उसी व्यवस्था के तहत अपने समुदाय के लिए प्रशासनिक अधिकार भी मांगने थे। पर उन्होंने इन दोनों को जोड़ा। कैसे जोड़ा? राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ने से उनकी जो क्षेत्रीय मांग थी, उसे एक नैतिक बल मिला, एक बड़ी पहचान मिली। हाँ, ये बात तो है। वो ये तर्क दे सकते थे कि जैसे भारत अंग्रेजों से आज़ादी चाहता है, वैसे ही कार्बी समुदाय भी अपने मामले खुद संभालने के लिए ज्यादा स्वायत्तता चाहता है। ये दिखाता है कि वो सिर्फ स्थानीय नेता नहीं थे, बल्कि देश में क्या चल रहा है उसे भी समझ रहे थे। उन्होंने शायद ये महसूस किया होगा कि आज़ाद भारत में ही उनकी मांग पूरी होने की संभावना ज्यादा है। और उनके ये प्रयास कामयाब भी हुए। कार्बी आदोरबार के लगातार दबाव के बाद, आज़ादी के बाद, जी, 17 नवंबर 1951 को, हाँ, 1951 को भारत सरकार ने असम के भीतर एक नए प्रशासनिक जिले का गठन किया, जिसका नाम था संयुक्त मिकिर और उत्तरी कछार हिल्स जिला। मिकिर हिल्स, ये कार्बी इलाके का पुराना नाम था। बिल्कुल। उस समय कार्बी बहुल क्षेत्र का आधिकारिक नाम मिकिर हिल्स था, और इस नए जिले में कार्बी इलाकों के साथ पास के उत्तरी कछार हिल्स, जो अब दीमा हसाओ जिला है, उसके क्षेत्र भी शामिल थे। इसीलिए इसे संयुक्त कहा गया। अच्छा, तो ये पूरी तरह से अलग कार्बी जिला नहीं था? नहीं, पूरी तरह से नहीं। फिर भी ये कार्बी लोगों के लिए स्वशासन की दिशा में एक बहुत बड़ा पहला कदम था। हाँ, एक शुरुआत थी। जी। इसने उन्हें अपनी खास पहचान और जरूरतों के हिसाब से विकास करने के लिए एक प्रशासनिक ढांचा दिया। इस जिले के बनने के बाद सार सिंह तेरोन का राजनीतिक सफर रुका नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने चुनावी राजनीति में कदम रखा।
1952 में जब नए बने मिकिर हिल्स डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए पहले चुनाव हुए। जी, पहले चुनाव। तो उन्होंने रोंगखांग एमडीसी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा। ये एमडीसी क्या होता है? एमडीसी मतलब मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ये जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स थीं, हाँ, ये भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत बनाई गई थीं, पूर्वोत्तर के कुछ जनजातीय इलाकों में स्वायत्तता देने के लिए। अच्छा, स्वायत्त जिला परिषदें। बिल्कुल, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। मिकिर हिल्स डिस्ट्रिक्ट काउंसिल उन्हीं में से एक थी। इन परिषदों को अपने इलाके में जमीन, जंगल, स्थानीय शासन, शिक्षा, संस्कृति, इन सब पर कुछ हद तक कानून बनाने और प्रशासन चलाने का अधिकार था। तो एमडीसी बनना मतलब सीधे शासन में भागीदारी। हाँ, बिल्कुल। ये कार्बी लोगों के लिए स्वशासन का एक असली अनुभव था। और सारसिंग तेरोन ये चुनाव जीत गए। जी हाँ। वे 1952 में मिकिर हिल्स डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पहले चुने हुए सदस्यों में से एक बने। ये उनकी यात्रा का एक और पड़ाव था, एक संगठन के संस्थापक अध्यक्ष से एक चुने हुए जनप्रतिनिधि तक। यहाँ एक छोटी सी लेकिन दिलचस्प बात ये भी है कि उस समय पूरे रोंगखांग निर्वाचन क्षेत्र के लिए सिर्फ एक ही पोलिंग बूथ था, वो था लांगसो में। एक, जरा सोचिए। हाँ, आज तो ये सोच भी नहीं सकते, पूरे इलाके के लिए सिर्फ एक पोलिंग बूथ। सही कहा। ये हमें उस वक्त की जमीनी हकीकत, कम संसाधन, मुश्किल रास्ते, इन सब की एक साफ तस्वीर देता है। लोगों को वोट डालने के लिए कितना दूर चलना पड़ता होगा। हाँ। ये लोकतंत्र की शुरुआती चुनौतियां भी दिखाता है और लोगों का जोश भी। और सारसिंग तेरोन का चुना जाना ये भी दिखाता है कि लोगों का उन पर कितना भरोसा था। बिल्कुल। एक एमडीसी के रूप में भी उन्होंने जरूर परिषद के शुरुआती सालों में कार्बी हितों को आगे बढ़ाया होगा। निश्चित रूप से क्षेत्र के विकास की नींव रखने में भूमिका निभाई होगी। एक लंबा और काफी सार्थक जीवन जीने के बाद सारसिंग तेरोन लांगकुंग हाबे का निधन हुआ 5 दिसंबर 1979 को। जी, 81 वर्ष की आयु में होंगक्राम में उनके अपने घर पर। अगर हम उनके पूरे जीवन को देखें तो क्या मुख्य बातें या कह सकते हैं सबक सामने आते हैं? कई अहम सबक हैं। पहला, जैसा हमने पहले भी कहा कि नेतृत्व किसी खास पृष्ठभूमि न शिक्षा का मोहताज नहीं होता। हाँ। सारसिंग तेरोन की कहानी जमीन से उठे नेतृत्व का बेहतरीन उदाहरण है। उनकी ताकत उनकी औपचारिक शिक्षा नहीं, बल्कि उनकी समझ, उनकी दूरदर्शिता, लोगों को जोड़ने की क्षमता और अपने लोगों के लिए उनकी प्रतिबद्धता थी। सही। दूसरा, उन्होंने स्थानीय उम्मीदों को राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ बहुत खूबी से जोड़ा। कार्बी आदोरबार बनाना, फिर भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होना और फिर जिला हासिल करना, ये उनकी रणनीतिक सोच दिखाता है। वो जानते थे कि अलग थलग रहकर नहीं, बल्कि बड़ी राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा बनकर ही अपने समुदाय के लिए कुछ पाया जा सकता है। और तीसरा, वो बदलाव लाने वाले थे। उन्होंने सिर्फ एक संगठन नहीं बनाया, बल्कि अपने लोगों को राजनीतिक रूप से जगाया, संगठित किया। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चुनाव में उनकी भागीदारी ने कार्बी समुदाय को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने की प्रेरणा दी। वो सिर्फ एक नेता नहीं थे, एक संस्था निर्माता भी थे। उनकी विरासत आज कैसे जीवित है? कार्बी आदोरबार और वो जिला, उसका आज क्या महत्व है? उनकी विरासत कई तरह से जिंदा है। कार्बी आदोरबार आज भी कार्बी समाज का एक बड़ा सामाजिक सांस्कृतिक मंच है, कभी कभी राजनीतिक भी। अच्छा। ये कार्बी पहचान और हितों की बात करता है और जिस संयुक्त मिकिर और उत्तरी कछार हिल्स जिले को बनाने में उनकी भूमिका थी, वो आगे चलकर बटा और 1970 में पूरा कार्बी आंगलोंग जिला बना। हाँ, जिसे पहले मिकिर हिल्स जिला कहते थे। जी, और बाद में ये भी 2 जिलों में बट गया, कार्बी आंगलोंग और पश्चिम कार्बी आंगलोंग। ये जिले आज कार्बी लोगों की प्रशासनिक और राजनीतिक पहचान के केंद्र हैं। उनकी कहानी आज भी कार्बी युवाओं को प्रेरणा देती है। यह हमें याद दिलाता है कि कैसे साधारण लोग भी असाधारण काम कर सकते हैं, अपने समुदाय का भविष्य बना सकते हैं। तो सारसिंग तेरोन की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि ये कार्बी समुदाय के अपनी पहचान खोजने और राजनीतिक रूप से मजबूत होने के संघर्ष की कहानी भी है। बिल्कुल। एक संस्थापक, एक स्वतंत्रता सेनानी, एक जनप्रतिनिधि, उनकी भूमिकाएं कई थी, पर लक्ष्य एक ही था, अपने लोगों का भला। सही कहा। और उनकी कहानी हमें ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि स्थानीय नेतृत्व कितना जरूरी होता है, खासकर उन समाजों में जो बदलाव के दौर से गुजर रहे हों। हाँ, तेरोन जैसे नेताओं ने ही उस पुल का काम किया जो पारंपरिक समाज को आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था से जोड़ता है। उन्होंने दिखाया कि अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखते हुए भी बड़े राष्ट्रीय ढांचे में अपनी जगह
कैसे बनाई जा सकती है। और यहीं पर हम आज के श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जी। आज के समय में जब हम अक्सर क्षेत्रीय पहचान, स्वायत्तता की मांगों और राष्ट्रीय एकता के बीच एक तरह का तनाव देखते हैं, सार सिंह तेरौन जैसे नेताओं का जीवन, उनकी रणनीति हमें क्या सिखा सकती है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। कैसे अलग-अलग समुदायों की जो अपनी खास इच्छाएं हैं, उनको राष्ट्र निर्माण के बड़े लक्ष्य के साथ मिलाया जा सकता है, उनमें तालमेल कैसे बिठाया जा सकता है? हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिस पे शायद हम सभी को सोचने की जरूरत है।